हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारी क्लास नंबर 16 है और इसमें हम लोग इक़्तिबास फ़हमी पढ़ेंगे। इक़्तिबास फ़हमी की टोटल 5 क्लासेस हैं। देखिए, इस लिहाज से आज ये क्लास नंबर 1 है और हर क्लास में हम दो इक़्तिबास को पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से हमें इक़्तिबास के जवाब देने, क्योंकि वहाँ पर आपके पास वक्त बहुत कम होता है और बार बार इक़्तिबास को पढ़ना, फिर क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो उसमें और ज़्यादा मुश्किल आती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें समझेंगे कि इक़्तिबास को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से उसे सॉल्व करना है। तो आज हम 2 इक़्तिबास पढ़ेंगे और इसी तरह से जल्दी जल्दी हो सकता है। सॉरी बेटा, वो हॉर्न था इसलिए मुझे वीडियो कट करना पड़ी। खैर चलिए, तो मैं आपको बता रही थी, अब दिन में मैं 2 या 3 वीडियोस आपके लिए शेयर कर दूंगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज 1 मई हो चुकी है और अब डेट करीब ही है ना हमारे पास। हम मान के चलते हैं सिर्फ 7 दिन है, क्योंकि 7 या 8 मई से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। हमें नहीं मालूम कि उर्दू का पेपर किस दिन होगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं मैम रीअरेंज सेंटेंस वाले भी करवा दीजिए, तो इसकी 5 क्लासेस होने के बाद ही मैं वो करवाऊंगी, क्योंकि एक एक टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो इस लिहाज से कि एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अब जैसे आपके देखिए मुतज़ाद अल्फाज कंप्लीट हो गए, मुतरादिफ हो गए, है ना। अभी वाहिद जमा बचे हैं, वो भी आपके साथ अपलोड करे जाएंगे। तो इस तरह से जो भी आपके साथ कराया जा रहा है उसे आप फटाफट देख लीजिए। और ये इक़्तिबास कुछ ज़्यादा याद वगैरह करने की चीज़ है नहीं, बस आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस तरह से आपके इक़्तिबास आ सकते हैं, तो इसलिए इसे आप कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका इक़्तिबास नंबर 1 है। ठीक है, आपको पता है कि इक़्तिबास में जो भी आपके सवालात होंगे वो सब MCQ बेस्ड होंगे, है ना, यानी 1 वर्ड ही होंगे। अब यहाँ पे जो हमारे सवालात हैं उसके बिहाफ पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी तक कोई भी ऐसे सवाल मैंने नहीं बनाए हैं जो MCQ बेस्ड हो, लेकिन इसे पढ़कर आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पेपर कैसे आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आपको एक इक़्तिबास दिया गया है। अगर आप इस इक़्तिबास को बैठ के तसल्ली से पढ़ेंगे कि मैं नहीं समझता कि फ़िल्मी शायरी अदब का किसी तरह भी बदल हो सकती है, लेकिन फ़िल्मी गीतों में अदबी रंग को मैं ज़रूर समझता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इस इक़्तिबास को पढ़ने बैठ जाएंगे तो ना करके भी 5 मिनट आपके लग जाएंगे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ एक आध बच्चों को छोड़ के बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनकी उर्दू कमज़ोर भी होगी, है ना, जो उतनी रवानगी से इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो 5 से 7 मिनट आपके बर्बाद हो जाएंगे और आपको हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में एक घबराहट होती है जिसकी वजह से आपने क्या पढ़ा है ये आपको याद भी नहीं रहता, है ना। क्योंकि जिस स्टेज पे आप हैं, मैं भी इस स्टेज से ही गुजर के आई हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता रही हूँ, है ना। जब आप अभी तो आप बहुत रिलैक्स फील करें, जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे तो आपको एक अजीब सी घबराहट होगी और इक़्तिबास पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं समझ में आया। हालांकि अगर वही पेपर आपको घर में आके दे दिया जाए तो आप उसे चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे, है ना। तो अब देखिए, आपको करना ये है कि इक़्तिबास को पढ़ना है। अगर आपको आपकी उर्दू अच्छी है, रीडिंग बहुत अच्छी है, तो आप पढ़ लीजिए, कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी उर्दू अच्छी नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सवालात को देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा है, गीतों के लिए अदबी रंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसी को वो 4 ऑप्शन में आपको दे देंगे ताकि जो आपकी उर्दू नज़्म है उसको बदला जा सके, या इसलिए कि इसमें तफरीह का सामान पैदा किया जा सके, या इसलिए कि इसमें मतलब लुत्फ़ और ये सब लाया जा सके। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब आपको करना ये है कि आपका ये सवाल हो गया कि गीतों के लिए अदबी रंग क्यों ज़रूरी है। तो अब आप वापस ऊपर जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि कहाँ लिखा है कि गीतों के लिए अदबी रंग ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ज़रूरी समझता हूँ, क्यों, क्योंकि यही जो है ये हुस्न बयान भी अदा करता है। ठीक है, और दूसरी तरफ तख़य्युल की लताफ़त और जज्बात की पाकीज़गी भी बख्शता है। ठीक है, तो आपको पता चला। अब अगर ये एक तरफ ये आपको आंसर में ऑप्शन में दे दिया जाए और एक तरफ ये ऑप्शन में दे दिया जाए, तो तीसरा ऑप्शन आपका बोथ होगा, कि मतलब A और B दोनों। तो आपको A और B दोनों के साथ जाना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए सिर्फ आपको ये आंसर में दिया गया है तो आप सिर्फ इसके साथ चले जाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो ये तरीक़ा होता है। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है कि मैम अगर हमसे कहा जाए कि इस इक़्तिबास को आप टाइटल क्या देना चाहेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, टाइटल सब जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। पहली चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है।
और दूसरी बात ये दिमाग में रखनी है कि टाइटल आपका पहली लाइन से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पढ़ें, मैं नहीं समझता कि फ़िल्मी शायरी अदब का किसी भी तरह बदल हो सकती है, तो यानी इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अगर इक़्तिबास में ऑप्शन है आपका, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये फ़िल्मी शायरी के ऊपर है। या हो सकता है हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, फ़िल्मी शायरी और अदब, ये भी इसका टाइटल हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए टाइटल आपको पहली लाइन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि इस इक़्तिबास में क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर हम इसी तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन ही पढ़ना है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद इसमें आंसर ढूंढें। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक बात याद रखिए, जितना आप घबराएंगे, जितना आप डरेंगे, उतना ही आप टाइम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि घबराहट में, हड़बड़ाहट में आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। तो जो काम तसल्ली से आप एक बार 5 मिनट में कर रहे हैं, हड़बड़ाहट की वजह से वही काम आपको 10 बार करना पड़ेगा और कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे आपके, है ना। तो तसल्ली रखिए, जो होना है वो होके रहेगा, आप अपनी मेहनत कीजिए, राइट। अब देखिए, ऐसी अगला क्वेश्चन लिखा है, फ़िल्म और गीत में क्या ताल्लुक़ है। अब फ़िल्म और गीत में क्या ताल्लुक़ होता है, तो आप बताइए मुझे, फ़िल्म और गीत में क्या ताल्लुक़ है। तो देखिए, यहाँ आपको बताया गया कि जो गीत होते हैं ना, वो मुख्तलिफ़ जो जज्बात हैं, ठीक है, उसको पेश करते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गीत इस ड्रामे में मंजूम होता है, ठीक है। अब यहाँ मुख्तलिफ़ मौक़ों को, फ़िल्मी गीत निगार को मुख्तलिफ़ मौक़े अब महल के लिए मुताबिक जो है मुख्तलिफ़ किरदारों के लिए गीत लिखने होते हैं, ठीक है। तो कभी ये गीत क्या करते हैं, फ़िराक़ की दास्तान बनाते हैं, या जुदाई की दास्तान बताते हैं, ठीक है। और कभी ये गीत आपस में छेड़छाड़ बताते हैं, है ना। कभी ये गीत आपस में मोहब्बत दर्शाते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके आंसर आपको यहाँ पैराग्राफ में मिल जाएंगे। लेकिन आपको करना यही है कि पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ने हैं। अच्छा, पहले पैराग्राफ पढ़ना उस वक्त अच्छा होता है जब आपके पास ये पेन कॉपी मोड पे हो। अगर पेपर पेन वाला मोड होता है ना, तो क्या होता है कि भाई मैंने इसे पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये लाइन मेरे काम की है, तो मैंने इसे हाईलाइट कर लिया। लेकिन जब आपका सीबीटी होता है ना, तो आप इसे हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, है ना। आप याद नहीं रख सकते कि कहाँ पे कौन सा हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला था, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप, बेहतर यही है, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद ही यहाँ पे आंसर्स, मतलब पैराग्राफ पढ़ के आंसर को ढूंढेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अब हम आगे आ जाते हैं। ये आपका एक पैराग्राफ हो गया, ये इसके आंसर्स हो गए, क्योंकि भाई ये आपके लिखने वाले पैराग्राफ है, इसलिए। अब जैसे देखिए, यहाँ दूसरा मसनवी के ऊपर है। मसनवी एक बयानिया सिन्फ है, ठीक है। और ये मंजूम भी होती है, मंजूम मतलब नज़्म की फॉर्म में होती है, ठीक है। और क्या होता है, दूसरी तमाम शेरी असनाफ की झलक भी इसमें मौजूद है। मसनवी में क्या होता है, दास्तान होती है, लेकिन दास्तान जैसे नस्र की फॉर्म में होती है, मसनवी में वो दास्तान कैसी होती है, नज़्म की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो कहते हैं, इसी के सबब हाल ही से लेकर मौजूदा हैत तक नक़ादों ने उसे कारामद और ज़्यादा हमगीर सिन्फ बताया। यानी कि ये जो है कारामद है, इसमें आप हर तरह का मौजू, हर तरह, मतलब इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जैसे अगर आप मरसिया के हैं तो पता है, मरसिया में सिर्फ मरने की बात होती है, मरने वाले के ही औसाफ बयान किए जाते हैं। कसीदा के तो आपको पता है, कसीदे में हमें सिर्फ किसी की तारीफ़ ही करनी है, चाहे वो ज़िंदा चीज़ हो, चाहे वो घोड़ा, मोबाइल, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, पेड़ हो, तलवार हो, किसी की भी आप तारीफ़ कर सकते हैं कसीदे में। इसी तरह से गज़ल, तो गज़ल का तो हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, तो कोई भी बात आप उसमें तसलसल से नहीं कर सकते। हालांकि अब तसलसल गज़ल भी आ गई हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ, लेकिन मसनवी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कोई भी मौजू बयान कर सकते हैं और उसमें आपको कोई भी क़ैद नहीं है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे आ जाते हैं। इसी तरह से लिखते हैं, जज्बात निगारी, मनाज़िर कुदरत, वाक़या निगारी, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी मसनवी से ज़्यादा किसी सिन्फ़ में देखने को नहीं मिलती। यानी ये सब मसनवी की क्वालिटी हैं और ये क्वालिटीज़ किसी और सिन्फ़ में नहीं मिलती, ठीक है। इसमें क़िस्सा और नज़्म दोनों के तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत मौजूद है। मैंने भी आपको बताया ना, मसनवी में क़िस्सा होता है, दास्तान होती है, लेकिन होती किस फॉर्म में, नज़्म की फॉर्म में। तो वो दोनों के जो भी पॉइंट्स हैं ना, वो इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। कदीम ज़माने में मसनवी छोटी बहर में लिखी जाती थी, यानी मिसरे भी छोटे छोटे होते थे और इसकी बहरें भी छोटी होती थी।
ठीक है, आगे आ जाइए। ये बहर क्या है, वज़न क्या है, ये आपका जब इल्म अरूज पढ़ते हैं ना तो उसकी चीज़ें हैं ये। ठीक है, खैर ये अभी आपके मतलब की नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, मीर हसन और मौलाना हाली की बेशतर मसनवियाँ छोटी बहर में ही हैं। मौलाना सैयद हुसैन आज़ाद ने अलबत्ता बड़ी बहर में मसनवियाँ लिखी हैं। मसनवी की रवायत उर्दू शायरी में ईरान से आई है। अब आपसे पूछा जा सकता है, बताइए मसनवी की रवायत उर्दू शायरी में कहाँ से आई है? ईरान से, फ़ारसी से या अरबी से, कहाँ से आई है बताइए। तो इसी तरह के ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन मेरा कहना हर बार आपसे सिर्फ इतना ही है कि भाई आप, अब जैसे यहाँ लिखा है ना, नक्कादों ने मसनवी को सबसे करामत सिर्फ क्यों बताया है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखने वाला आंसर है, इसलिए क्यों बोल दिया। अदरवाइज़ आपसे पूछा जा सकता है कि नक्कादों ने सबसे करामत सिर्फ किसे बनाया है, बताया है, तो मसनवी को बताया है। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा सकता है छोटी बहरों में मसनवियाँ किसने लिखी हैं, तो आपको पता है कि भाई मीर हसन ने और मोहम्मद हुसैन, वो मौलाना हाली ने लिखी है। ठीक है। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है यहाँ पे, इन्होंने बड़ी बहरों में लिखी हैं। तो इस तरह के आपके सवाल बनते हैं और आपसे बार बार मैं यही कहूँगी, अब अगर इससे पूछा जाए आपसे कि भाई इस पैराग्राफ को, इस इक़्तिबास को अगर आपसे टाइटल देने को कहा जाए, इसका नाम अगर आपसे कहा जाए सजेस्ट कीजिए, तो क्या होगा? तो आप बताएंगे मसनवी, बस, या मसनवी एक सिर्फ, ऐसे करके। ठीक है, या मसनवी का फ़न। लेकिन आपको क्या है, स्टार्टिंग की पहली एक लाइन से ही पता चल जाएगा कि इसका टॉपिक क्या होने वाला है, इसका टाइटल क्या रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आज हमने 2 इक़्तिबास डिस्कस करे हैं। हालांकि हमारे पास जो है ना MCQ वाले नहीं है। अब मैंने इसी साल आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू करी है। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह मैं ये सब चीज़ें करा दूँगी। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अभी आपसे शुरू में ही कहा है कि अब आपको दिन में 2 या 3 वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करा दूँगी, ताकि जल्दी से आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।